आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में व्यतिकरण। देखिए, व्यतिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण लेसन है, छोटा लेसन है और इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम लोग व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण को जानने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अध्यारोपण क्या होता है। अध्यारोपण, देखिए अध्यारोपण का अर्थ हुआ एक दूसरे से आकर मिल जाना। अगर दो तरंगे, हम मान के चलते हैं कि दो तरंगे, एक यह तरंग हो गया, इसमें एक और तरंग आकर के अगर मिले, यह एक तरंग हो गया, यह एक तरंग हो गया, तो दो तरंगे जब एक दूसरे से आकर मिलती हैं और मिल करके एक परिणामी तरंग बनाती है, एक परिणामी तरंग बनाती है, तो हम कहते हैं कि तरंगे क्या हुई है, अध्यारोपित हुई हैं। मतलब दो तरंगों का आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है, अध्यारोपण कहलाता है। दो से अधिक भी तरंगे हो सकती हैं, लेकिन तरंगों के मिलने की घटना को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण। क्लियर है इतना? तरंगों के मिलने की घटना क्या बोलते हैं, अध्यारोपण। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में मिलेंगी तो उसी मिलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण। अब थोड़ा ध्यान देना कि अगर दो तरंगे, जैसे एक तरंग यह हो गया, ठीक, और एक तरंग और ले लेते हैं। जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती है मतलब मिलती हैं, जब दो तरंगे आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना है कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में होना चाहिए। ध्यान देना, दोनों तरंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, और साथ ही साथ दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दोनों तरंग की आवृत्ति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आवृत्ति समान होने का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो कि एलईडी बल्ब से, वैसे मान लो ट्यूबलाइट से प्रकाश आ रहा है, मान के चलो, और एक पीला वाला बल्ब से प्रकाश आ रहा है, तो क्या दोनों का आवृत्ति समान है? नहीं। अगर एक ही प्रकाश स्रोत से तरंगे निकल रही है ना, तो वो आवृत्ति समान होता है। तो दो तरंगे हैं और दोनों की आवृत्ति क्या है, एक समान है, और दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। मतलब समान आवृत्ति की जब दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो आगे चलकर वो क्या होती हैं, अध्यारोपित हो जाती हैं। और अगर अध्यारोपित हो जाती हैं तो उनकी जो तीव्रता होती है, तीव्रता अलग चीज हो गया, उनकी जो तीव्रता होती है, वह जो तीव्रता है किसका, परिणामी तरंग का, तरंग वो बनेगा ना, तो जो तीव्रता है इसका, तो इसकी तीव्रता इनके तीव्रताओं के योगफल से कुछ भिन्न होता है, इनके तीव्रताओं के योगफल से कुछ भिन्न होता है। अब भिन्न क्यों होता है इसको समझ लीजिए। जैसे ये तरंग है, इसका आयाम है, जो ऊंचाई पर जा रहा है ना श्रृंग, ये क्या है, इसका आयाम है। तो ये आयाम हो गया A1, इसका भी आयाम क्या हो गया, A2। ध्यान देना, दोनों की आवृत्ति बराबर है, तीव्रता अलग अलग है। तीव्रता किस पर डिपेंड करता है, आयाम पर। तीव्रता किस पर डिपेंड करता है, आयाम अगर ज्यादा होगा तो तीव्रता भी ज्यादा होगा, आयाम कम होगा, तीव्रता क्या होगा, कम होगा। तो इस तरंग का आयाम A1, इस तरंग का आयाम A2, दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, अध्यारोपित हो गई। जब अध्यारोपित हो गई तो इस तरंग के जुड़ने के दो कंडीशन है। हो सकता है कि श्रृंग से जुड़ जाए, गर्त से जुड़ जाए। तो जब श्रृंग से जुड़ेगा तो जो परिणामी तरंग का श्रृंग होगा ना, वो बढ़ जाएगा, गर्त भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखिएगा, इसके आयाम और इसके आयाम से ज्यादा आयाम तो हो गया यहाँ पर, इसका मतलब कि तीव्रता क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितना तीव्रता इसका है और जितना तीव्रता इसका है, इनके योगफल के बराबर ही तीव्रता होगा। जैसे मान लीजिए इसका तीव्रता 10 है, मान के चलो, इसका मान लीजिए 5 है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका 15 ही होगा। मतलब कि परिणामी तरंग की तीव्रता इन दोनों तरंगों के तीव्रताओं से कुछ भिन्न होता है। हाँ, आयाम इनके आयामों के योगफल के बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन तीव्रता कुछ क्या होता है, भिन्न होता है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगे
एक ही दिशा में संचरित होती हैं और संचरित होने के बाद अध्यारोपित होती हैं, और तो अध्यारोपित जब हो जाती हैं तो वो परिणामी तरंग बनेगा। और परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो इन दोनों तरंगों के तीव्रताओं के योगफल से कुछ भिन्न होता है। और भिन्न होगा तो कैसा होगा, कहीं पर अधिकतम हो जाएगा और कहीं पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो यहां पर बताइए अधिकतम हुआ कि न्यूनतम हुआ है? अधिकतम हुआ है, क्योंकि श्रृंग जुड़ गया है श्रृंग से, गर्त जुड़ गया है, तो इसका इतना या इतना और दोनों मिला के बढ़ गया। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि श्रृंग जो है वो जुड़ जाता है किससे, गर्त से। तो मान लीजिए कि इसका A1 है और इसका A2 है, तो जो परिणामी होगा ही जा रहा है ऊपर, इसको ही खींच रहा है नीचे, तो क्या ये उतना ऊपर जा पाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम हो गया। और ये गर्त कहाँ जा रहा है, नीचे, इसका श्रृंग से जुड़ रहा है, तो ये भी तो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों आयाम जुड़ रहे हैं। यहाँ दोनों आयाम क्या होगा, घटेगा। मान लो कि 10 है, इसका आयाम 3 है, तो जो रिजल्ट होगा वो 7 ना होगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका आयाम बढ़ गया, यहाँ पर आयाम क्या हो गया, घट गया। और आयाम घटा चाहे आयाम बढ़ा, मतलब तीव्रता घटा या तीव्रता बढ़ा। तो जब दो तरंगे एक ही दिशा में, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे जब एक ही दिशा में चलती हैं, अध्यारोपित होती हैं, मिलती हैं, तो उनकी जो परिणामी तरंग होता है, परिणामी तरंग की तीव्रता इन दोनों तरंगों की तीव्रताओं से क्या होता है, कुछ भिन्न होता है। और भिन्न होता है तो जहां अधिकतम हो जाता है, जहां अधिकतम हो गया उसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम हो गया उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। संपूर्ण घटना को व्यतिकरण बोलते हैं। तो व्यतिकरण का परिभाषा बनता है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो आगे जाकर अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता इन दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योगफल से कुछ भिन्न होता है। कुछ जगहों पर यह तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कुछ जगहों पर यह तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इसी संपूर्ण घटना को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। इसी संपूर्ण घटना को व्यतिकरण बोलते हैं। अब जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसको संपोषी व्यतिकरण बोल देते हैं, और जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उसको क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोल देते हैं। मतलब कि व्यतिकरण कितने तरह का हो गया, दो तरह का, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। एकदम हम सामान्य भाषा में समझे तो संपोषी व्यतिकरण तब होगा जब श्रृंग श्रृंग से मिलेगा, गर्त गर्त से मिलेगा, संपोषी व्यतिकरण हो गया। क्या हो गया, क्या हो रहा है? बता दो हमको भी, हाँ हम भी असले। तो देखो श्रृंग श्रृंग से मिला, गर्त गर्त से मिला, तो संपोषी व्यतिकरण। ये कौन सा व्यतिकरण है, संपोषी व्यतिकरण। और श्रृंग अगर गर्त से मिल गया, गर्त श्रृंग से मिल गया तो विनाशी। विनाश तब तो जब उल्टा मिली, श्रृंग गर्त से मिला, एक ऊपर जाना चाहता है, एक वो नीचे ले आके जाना चाहता है, तो विनाश होगा वहां पर। एक उधर, ते हो गया विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण दो तरह का, संपोषी और विनाशी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जब व्यतिकरण होता है, माने अध्यारोपण होता है, तो जो परिणामी तरंग होता है उसकी तीव्रता कितनी होती है। आखिर तो दो तरंगें मिलेंगी, तीसरा परिणामी तरंग बन रहा है, उसकी तीव्रता कैसी होती है, उसके लिए सूत्र निकाला जाए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि परिणामी तीव्रता तथा आयाम, परिणामी तीव्रता तथा आयाम के लिए व्यंजक, व्यंजक हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, परिणामी तीव्रता तथा आयाम के लिए व्यंजक। मतलब हम दो तरंगों को जोड़ेंगे, और दो तरंगों को जोड़ेंगे
तो जो परिणामी तरंग होगा उसकी कुछ ना कुछ तीव्रता होगी, हम उसी तीव्रता को निकालने के लिए जा रहे हैं, और उसका आयाम भी तो कुछ ना कुछ होगा, आयाम भी हम निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो तरंगे हैं, दो तरंगे। एक जो पहला तरंग है उसका समीकरण है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये पता है ना कि साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ होता है कैसे होता है, बता चुके हैं, ऐसे होता है साइन का ग्राफ, ठीक है। तो एक हमारे पास तरंग है जिसका समीकरण है y बराबर y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये हमारा पहला तरंग हो गया, ठीक है। एक दूसरा तरंग है, लेकिन ये तरंग जितने आवृत्ति का है ना उतना ही आवृत्ति का एक और तरंग है जिसका समीकरण है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई जानते हैं क्या है, कलांतर है, कला में अंतर है, दोनों एक ही दिशा में क्या है, गतिमान है, तो आगे जाकर अध्यारोपित होंगी, तो अध्यारोपण के बाद इनका परिणामी तरंग निकलेगा ना, तो उसी परिणामी तरंग का क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। तो ये जो y1 y2 देख रहे हैं ना, ये तरंग का विस्थापन है। तो पहला तरंग का विस्थापन y1, दूसरे तरंग का विस्थापन y2, तो जब जुड़ेगा तो जो कुल विस्थापन होगा वो y1 प्लस y2 के बराबर हो जाएगा। और अध्यारोपण का सिद्धांत यही तो कहता है कि y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 इतनी तरंगे होंगी, सब जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब तुम लोग ध्यान से एकदम देखना, नीरज ध्यान दे दो इधर। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग के लिए, नहीं जी, परिणामी तरंग के लिए, मैंने जरूरी नहीं लिखना है कि परिणामी तरंग के लिए लिखेंगे, आप केवल लिख सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। तो उतना ही लिखे, जगह की कमी है, हम लिख के फिर मिटा दे रहे हैं, समझने वाले समझ जाएंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 मान रख दिया जाए। अच्छा, दो तरंगे जुड़ेंगी ना, तीसरा तरंग बनेगा ना, तो हमको तीसरे तरंग का समीकरण पहले निकालना है। तो दो तरंगों के समीकरण को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वो तीसरे तरंग का समीकरण ही प्राप्त होगा। इसी से तो स्पष्ट हो रहा है कि हम दो तरंगे जब अध्यारोपित होंगे तो तीसरा में एक तरंग ही बनेगा। तो y इक्वल टू, बताइए क्या रख दिया जाए, मान रख दिया जाए a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, जरूरी नहीं है कि प्लस फाई ही मानेंगे, माइनस फाई भी मान सकते हैं, मतलब कि फाई कलांतर ना है, तो चाहे अग्रगामी हो चाहे पश्चगामी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर एक सूत्र होता है, सूत्र लिख दे रहे हैं, चूंकि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही फार्मूला हम यहां लगाएंगे। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a1 a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देते हैं। अब सूत्र लगाइए, साइन है ए का काम करेगा या बी का काम करेगा, तो साइन ए होता है ना, साइन ए मतलब ओमेगा टी, और कॉस बी मतलब फाई, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है इतना। अब a2 से गुणा कराया जाए, y इक्वल टू क्या मिलेगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस फिर से a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। गायब नहीं हो रहा है, एकदम इसको आज क्लियर कर देना। कुछ कॉमन हो रहा है जी यहाँ से, देखिए ना, साइन ओमेगा टी कॉमन हो रहा है, कट नहीं रहा है जी, यहाँ पर देख लेना थोड़ा। y इक्वल टू a1 नहीं, साइन ओमेगा टी कॉमन करेंगे, साइन ओमेगा टी
कॉमन A1 प्लस A2, हाँ cos फाई बचेगा, ठीक है। आप प्लस इसमें क्या कर रहे हैं ना कि cos ओमेगा टी लिख रहे हैं, cos ओमेगा टी एक साथ लिख दे रहे हैं A2 साइन फाई। हम कुछ नया करना चाहते हैं यहाँ पर, समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। फाई वाले को एक साथ कर दिए हैं, दिख रहे हैं, फाई को अलग कर दिए हैं, यहाँ फाई को अलग कर दिए हैं। ओमेगा टी पता है ना क्या है, ओमेगा टी कला है, ओमेगा टी कला, ये भी कला, तब ना फाई जो है कलांतर है। स्पेशली ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। चलिए ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसको हम कोई चीज मान ले रहे हैं, इसको तो हम लिख रहे हैं कि माना। अब यहाँ थोड़ा सा सूत्र बनाने के लिए हम मान ले रहे हैं A1 प्लस A2 कॉस फाई, A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू A कॉस थीटा। क्यों A कॉस थीटा मान रहे हैं, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। सूत्र बनाने के लिए चूंकि साइन ओमेगा टी है ना, तो साइन है, इसीलिए इसके साथ जो मान रहे हैं ना वो कॉस मान रहे हैं। और जो कैपिटल ए देख रहे हैं ये परिणामी तरंग का आयाम है, ध्यान देना, परिणामी तरंग का क्या है, आयाम। A1 तो पहले तरंग का आयाम है, A2 दूसरे तरंग का आयाम है, और जो कैपिटल ए है ये परिणामी तरंग का आयाम है। तो लिखिए तब साइन y इक्वल टू क्या लिखे, साइन ओमेगा टी इंटू A कॉस थीटा प्लस है, पूरा हो गया कॉस थीटा। अच्छा नहीं, थोड़ा सा एक और चीज मानना पड़ेगा, अभी नहीं, इधर वाला तो हम लोग लिखवे नहीं किए। तथा A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, इसको मान लेंगे A साइन थीटा। अच्छा, मानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जिधर साइन वाला है ना उधर कॉस मान लिया जाए, समझ रहे हैं, और जहां पर कॉस वाला है उधर साइन। ये ऐसे समझ लीजिए कि कॉस को मान रहे हैं ना हम लोग, तो कॉस को मान लिए साइन कॉस में, कॉस को मान लिए कॉस में, और साइन को मान लिए हैं साइन में, ठीक है। अब लिख लीजिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से इसको समीकरण बना दीजिए, जरूरत पड़ेगा 4 और यह 5, ठीक है। मान रखिए y इक्वल टू, इसके बदले में क्या है, a कॉस थीटा, आगे है साइन ओमेगा टी, तो लिख दे रहे हैं कि साइन ओमेगा टी इंटू ए कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी ए साइन थीटा, दोनों में ये कॉमन है, कॉमन कर दिया जाए, ए क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, फिर बन गया सूत्र, यही वाला सूत्र बना है, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये ना सूत्र है। तो y इक्वल टू क्या मिल गया, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मिला परिणामी तरंग का समीकरण, समीकरण 6। ये मिल गया परिणामी तरंग का समीकरण। इसमें आयाम कौन है, ए है। तब कोई पूछे कि तब परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा, तब तो ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकालने के लिए हम समीकरण 4 और 5 का प्रयोग करेंगे। ए निकालने के लिए समीकरण 4 और 5 का। ये एक अगर परीक्षा में पूछ दे कि परिणामी तरंग की तीव्रता परिणामी तरंग के समीकरण के लिए समीकरण निकालिए, परिणामी तरंग के लिए समीकरण, तो ये चीज निकाल के छोड़ देंगे। अगर परिणामी आयाम के लिए पूछेगा तो इससे अब आगे बढ़ेंगे। परिणामी तीव्रता पूछेगा और आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से प्रश्न पूछेगा उस हिसाब से लिखेंगे। ये ना कि बस मुड़ी गाड़ लिए छापना चालू किया, क्या पूछ रहा मतलब नहीं है हमारे जैसा। तो हम एक बार ऐसा कर चुके हैं। हाँ, 5 गो क्वेश्चन याद कर गए थे, एक मिल गया था, 4 गो वही लिख दिए जो याद था, और 5 भी हो गए उसमें। हम तो उस टीचर को धन्यवाद देते हैं, वो महारथी होगा जो चेक किया है कॉपी हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 4 और 5 से निकालिए ए का मान।
यहाँ से दो मान आपको निकालना पड़ेगा। थीटा भी पूछेगा तो थीटा भी समीकरण 4 और 5 से निकालेंगे। ए भी पूछेगा तो समीकरण 4 और 5 से। तो समीकरण 4 और 5 का ना वर्ग करके जोड़ दे रहे हैं। समीकरण 4 तथा 5 से कैसे वर्ग करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर होगा, इधर का भी स्क्वायर होगा, यहां भी स्क्वायर होगा। देखिए इस तरह से ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर, सब स्क्वायर में हो गया। तो जब जुटेगा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुटेगा, राइट वाला राइट में जुटेगा। तो समीकरण 4 तथा 5 से इसको जोड़ दे रहे हैं। अच्छा इसको स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई है ना, इसका होल स्क्वायर आप प्लस a2 साइन फाई, a2 साइन फाई का स्क्वायर, यही ना है। देखिएगा ए स्क्वायर कॉमन कर दे रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 का भी स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर फाई भी होगा। तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 ये भी ना, तो 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है। तो कट के 1 हो गया, कट के नहीं मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 होता है ना। इसको मिटाया जाए, इसका काम खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं यहां से। ए स्क्वायर इक्वल टू है तो 1 हो गया, तो बराबर लिख दे सीधे a1 स्क्वायर प्लस देखिए a2 स्क्वायर यहां भी है, a2 स्क्वायर यहां भी है तो कॉमन कर देते हैं। a2 स्क्वायर कॉमन, जानते हैं क्या बचेगा, यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर फाई, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर फाई। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस है ना बचा 2a1 a2, इसको मिटा दे बीच में से। प्लस इस प्लस को थोड़ी देर के लिए यहां लिख रहे हैं 2a1 a2 cos फाई, फिर ये दोनों मिलकर 1 हो गया। तो ए स्क्वायर का फार्मूला क्या बन गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस है तो 1 हो गया ना 2a1 a2 cos फाई, यही तो कलांतर है। अब चाहे तो a का मान निकाल सकते हैं तो रूट में आ जाएगा, ये ना होगा। तो इस सूत्र को भी छोड़ सकते हैं परिणामी तीव्रता के लिए, परिणामी आयाम के लिए, आने तो लिखिए रूट में, कोई बात नहीं है। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, दोनों को समीकरण एक ही बार कंबाइन कर दे रहा है। कहां तक पढ़े थे हम लोग, समीकरण 7 कि 6 तक, इसको 7 बना देते हैं। ठीक है, समीकरण 7 की जरूरत पड़ेगी तो हम चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, एक ही बार साथ, दोनों तो एक ही है। अब देखिए हम लोग परिणामी तीव्रता निकाल दिए हैं। अगर यहां से पूछ दे कि कलांतर बताइए, कलांतर कौन, फाई नहीं, जो नया वाला तरंग मिल रहा है ना, उस तरंग के लिए थीटा कितना है। थीटा अगर पूछ देगा तब भाई स्क्वायर तब नहीं करेंगे, तब नहीं, थीटा पूछ देगा तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओ क्या करेंगे, सोचो जल्दी। 5 में 4 से भाग कर देना है। समीकरण 5 भागे 4 से, लेफ्ट का भाग लेफ्ट में, ए साइन थीटा बटा ए कॉस थीटा। अरे 5 में हम 4 से भाग कर रहे हैं ना, तो उधर हो जाएगा a2 साइन फाई बटा a1 प्लस a2 कॉस फाई, ए से कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। अब मिटा दे इसको,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू ए टू साइन फाई बटा A1 प्लस A2 कॉस फाई। अब चाहे तो थीटा बराबर लिख सकते हैं टेन इनवर्स A2 साइन फाई बटा A1 प्लस A2 कॉस फाई। ये सूत्र मिल गया थीटा के लिए। दो चीज निकला यहां से। तो परिणामी आयाम के लिए फार्मूला हमने क्या लिख दिया, परिणामी आयाम। तो क्या लिखेगा, परिणामी आयाम A इक्वल टू रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब ध्यान देना, संपोषी व्यतिकरण में ना आयाम अधिकतम हो जाता है। संपोषी व्यतिकरण में आयाम क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। और विनाशी व्यतिकरण में आयाम न्यूनतम हो जाता है, कम से कम हो जाता है, क्योंकि सिरिंज जुड़ता है किससे, गर्त से। तो हम कहें कि संपोषी व्यतिकरण में जो आयाम अधिकतम होगा, तो संपोषी व्यतिकरण में जो ए है ना आयाम, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है। तो ए को अधिकतम होने के लिए इसमें किसको अधिकतम होना पड़ेगा, A1 अधिकतम हो तभी बढ़िया, A2 अधिकतम होना चाहिए। लेकिन ठीक है, नियत है, तरंग के लिए तो नियत है। तो यह A1 तो फिक्स है, A2 फिक्स है, अधिकतम होगा तभी अधिकतम होगा। लेकिन आखिर हमारे हाथ में क्या है बदलने में, फाई है। हम फाई को चेंज कर कलांतर बदल सकते हैं आराम से, लेकिन तरंग का आयाम नहीं बदल सकते, क्योंकि तरंग जो है कहीं और स्रोत से निकल रहा है। तो A1 ए को मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई को अधिकतम होना पड़ेगा, और कॉस फाई का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है। कितना होता है, तो संपोषी व्यतिकरण में ए मैक्सिमम होता है, तथा ए मैक्सिमम के लिए कॉस फाई का जो हाईएस्ट मान है वो कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस फाई का मान अधिकतम होगा तो उस समय ए भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो कॉस फाई का अधिकतम मान बताइए कितने पर होता है, कॉस फाई का अधिकतम मान तो 1 होता है, लेकिन कितना पर होता है, 0 पर होता है। 0 के अलावा और कहाँ कहाँ होता है, देख लो, 0, 90, 180, 270 और फिर 300। हाँ, तो 0 से फिर आके ये ना देखिए, यहाँ पर देखिए 1, 90 पर 0 हो जाता है, 180 पर -1, फिर यहाँ के 0 और फिर यहाँ के कितना हो जाता है 1। तो जो हाईएस्ट मान है ना फाई के लिए, जानते हैं क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 360 हो सकता है, माने 2 पाई हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 पाई हो सकता है, और 6 पाई आगे हो सकता है। इसका मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का क्या सूत्र मिल गया। अगर इसको लिखना होगा कैसे लिख सकते हैं, 2m n लिखेंगे, 2n पाई बस लिख देंगे, जहां n इक्वल टू 0 नहीं रखते हैं। ठीक है, 0 रख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 कलांतर 0 नहीं ना होगा। अब कलांतर 0 होगा तो मतलब कला में कोई अंतर नहीं है, तो 0 रखना उचित नहीं है। 1 2 3 डॉट आगे। अब 1 रखेंगे तो देखिए 2 1 2, 2 पाई आ जा रहा है। 2 रखेंगे 2 दूना 4 पाई, 3 रखेंगे 3 दूना 6 पाई। तो ये कब के लिए है, प्रश्न पूछ दे संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर सूत्र लग जाएगा। विनाशी के लिए देखा जाए, विनाशी व्यतिकरण के लिए देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए ना ये जो है आपका मिनिमम होता है। ठीक है, मिनिमम होता है। तो ये मिनिमम कब होगा, जब कॉस फाई का मान मिनिमम होगा, और कॉस फाई का मान मिनिमम कब होता है, -1। 0 नहीं कर सकते हैं, 0 से भी कम होता है -1। इसका मतलब कि तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए
कॉस फाई कितना होना चाहिए -1, और कॉस फाई -1 कितना पर होता है -1, हाँ पाई पर होगा। अब फिर घूम के यहीं पर आएंगे तो देखिए एक यहाँ पर हो गया तो 1 पाई चल दिए, 2 पाई और फिर 3 पाई, फिर यहीं पर आएंगे तो 180 जो है वो -1 होगा, तो पाई पर हो जाएगा 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई और आगे होगा। इन्हीं वैल्यूओं पर जो है कास का जो मान होगा -1 होगा, क्योंकि 180 पर ही -1 होता है। तो 180 पहुंचने के लिए 1 पाई आ गए 180 पर, फिर चलना पड़ेगा 2 पाई, फिर 3 पाई पर पहुंचेंगे, 4 पाई, फिर 5 पाई पर आएंगे, 6 पाई, फिर 7 पाई पर आएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, फाई इक्वल टू 2n-1 पाई, जहां n इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट चेक कर लीजिए रख के आ रहा है कि नहीं। 1 रखेंगे तो 2 एकन है, 2 में से गया तो 1 पाई हो गया, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से गया 3, आ जा रहा है ना। तो ये समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर का सूत्र हो गया और ये विनाशी व्यतिकरण के लिए। लेकिन अगर कोई ये पूछ दे, चाहे प्रश्न ही बनाकर पूछ दे कि समपोषी व्यतिकरण में आयाम का सूत्र क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण में आयाम मतलब ए मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, तो ए मैक्सिमम के कंडीशन में कॉस फाई का मान कितना है 1 है। तो जब ये 1 रखेंगे तो जानते हैं क्या बनेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, बस इतना ही बनेगा, क्योंकि कॉस फाई का मान तो 1 है अधिकतम, और 1 रखेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो a मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा रूट में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 फार्मूला बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, a मैक्सिमम इक्वल टू मिल गया a1 प्लस a2। तो अधिकतम जो आयाम है वो दोनों तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर होगा, यही होता है समपोषी जो कि चित्र में बनाया गया था। और विनाशी के लिए ए मिनिमम के लिए बताइए क्या होगा, -1 होगा। तो जैसे ही कॉस फाई के बदले -1 रखेंगे तो तुरंत इसको ये माइनस करेगा और ये इस तरह से हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 होगा ना जी। और a मिनिमम क्या हो जाएगा, रूट में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर कैंसिल, a मिनिमम इक्वल टू हो गया a1 माइनस a2। यही तो विनाशी है कि परिणामी आयाम क्या होता है, घट जाता है। तो ये सब तो लिख लिया गया है। और एक नया चीज में बता रहे, ध्यान से देखिए। सचिन लिख रहा है, मिटा दें, देखिए इसको यहां पर मिटा रहा है। अच्छा, तरंग में पाई और 2 पाई 3 पाई कैसे पहचानेंगे। तरंग जैसे मान लीजिए दे दिया, ऐसे दे दिया तरंग एक, हम पूछे कितना चला है, पाई की 2 पाई, 2 पाई, हाँ एक राउंड वाला 1 पाई होता है, 1 पाई 2 पाई फिर चल लेगा 3 पाई 4 पाई, ठीक है, इस तरह से हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखना, प्रश्न कह रहा है ना कि अगर कलांतर 2 पाई का होगा तो व्यतिकरण समपोषी होगा। 2 पाई चेक किया जाए, मान लीजिए एक तरंग हो गया, तरंग ऐसे चल दिया, अब इसी में एक और तरंग जुड़ रहा है, इसी में एक और तरंग जुड़ रहा है, और वो कितना चल रहा है, उसका कलांतर कितना है, इस तरंग से इस तरंग का कलांतर कितना है 2 पाई। तो या तो हई वाला 2 पाई आगे होगा, नहीं तो 2 पाई पीछे होगा। हम मान के चलते हैं कि 2 पाई आगे है, अग्रगामी है। जैसे कि दूसरा जब समीकरण लिए है ना तो हम प्लस फाई माने हैं, मतलब बाद वाले का जो कला है ना ज्यादा माने हैं। तो इससे और इसमें कलांतर कितने का है, 2 पाई का है, माने है 2 पाई ज्यादा चल दिया है। तो 2 पाई ज्यादा चलने का मतलब क्या है, 1 पाई 2 पाई, 2 पाई चल दिया, फिर अब 3 पाई चलेगा ना ऐसे। तो फिर देखिए श्रृंग श्रृंग से मिल गया, यहां पर मिल रहा है ना, गर्त गर्त से मिल रहा है, तो समपोषी तो होगा, दिख भी रहा है। अगर 4 पाई चल देगा, थोड़ा ध्यान से देखना, 4 पाई चला के देखते हैं, पीछे भी 4 पाई चला देते हैं, 1 पाई 2 पाई
3 पाई और छोटा छोटा हो जाएगा, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर तो मिल रहा है। तो मतलब 2 पाई भी अगर आगे चल के आ रहा है ना, 2 पाई चल के आ रहा है तब भी सिरिंज सिरिंज से मिल रहा है, 4 पाई चल के आ रहा है तब भी सिरिंज सिरिंज से मिल रहा है ना, गर्त किससे मिल रहा है? गर्त से। तो हर हाल में तरंग का जो व्यतिकरण होगा वो संपोषी होगा। और अगर एक और चला के चेक करते हैं, इनमें से निकाल लो पाई चाहे 3 पाई, तो पाई अगर चला ना तो पाई में जो एक ही राउंड चला है ऊपर, अब आ जाएगा तो नीचे जाएगा। अब इसके सिरिंज से क्या मिल रहा है? गर्त। सिरिंज से क्या मिल रहा है? गर्त। तो यहाँ विनाशी हो जाएगा। तो अगर इस रेंज में है तो संपोषी व्यतिकरण होगा, इस रेंज में है तो विनाशी व्यतिकरण। और अब हम देखते हैं तीव्रता के लिए। तो तीव्रता के लिए इस सूत्र को रहने देते हैं, बाकी मिटा दे रहे हैं। अब जो तीव्रता होता है ना वो आयाम पर निर्भर करता है। तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। टाइम बताओ तो कितना हो गया? 6:08। अच्छा 5 मिनट और लेते हैं। और ध्यान से देखो, जो तीव्रता होता है वो आयाम पर निर्भर करता है। आयाम बढ़ेगा तीव्रता बढ़ जाएगा, आयाम घटेगा तीव्रता घटेगा। तो ध्यान देना, किसी भी तरंग का जो तीव्रता होता है ना, इंटेंसिटी आई, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो उस हिसाब से परिणामी तरंग का आयाम ए है। परिणामी तरंग का आयाम कितना है? तो वो ए के समानुपाती होगा, ए के वर्ग के समानुपाती होगा। और चिन्ह जब हटा देंगे, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो नियतांक आ जाएगा। तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आई इक्वल टू के ए स्क्वायर हो सकता है। तो बताइए आई इक्वल टू क्या बनेगा? तो के तो हिले है, ए स्क्वायर तो यहां से निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, क्या मिलेगा? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, के से गुणा करा दे, आई इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos फाई। ठीक है, एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा इसको बदलाव करते हैं, 2, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं रूट में, गलत 2 जैसे है वैसे रहने दो, रूट में लिख देते हैं के a1 स्क्वायर इंटू के a2 स्क्वायर कॉस फाई। क्या इसमें कोई अंतर है? नहीं है। देख लीजिए कैसे, रूट में के केवल के हो जाएगा, केवल के हो जाएगा ना। रूट में जब a1 स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो रूट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो a1 तो निकलेगा और यहाँ से a2 निकलेगा, तो कोई अंतर तो हुआ नहीं। थोड़ा सा व्यवस्थित जरूर कर दिए हैं। यदि पहले तरंग की तीव्रता, ध्यान देना, पहले तरंग की तीव्रता I1 और दूसरे तरंग की तीव्रता I2 हो, तो भी तो अपने आयामों के स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। और I2 भी कितना हो जाएगा? A2 स्क्वायर। जिस तरह यह तरंग का आयाम जो है, आयाम का वर्ग तीव्रता के समानुपाती हो गया, उस तरह यहाँ भी होगा। तो I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के a1 स्क्वायर हो सकता है, और I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? के a2 स्क्वायर। इसका मतलब कि यह I1 है कितना है? I1 है। तो I के लिए फार्मूला क्या बन गया जी? I1 प्लस I2 बन गया I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस 2 रूट में I1 रूट में I2 कॉस फाई। एक ये भी फार्मूला हो गया, लेकिन किताब में इस तरह से देगा नहीं, इसको थोड़ा सा भौकाल बना दिया है। I इक्वल टू, इसको रूट में करेगा, रूट में लिख के I1 स्क्वायर करेगा। बात तो वही है। तो I1 को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर से फिर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। प्लस रूट में I2 फिर स्क्वायर प्लस 2, उसमें कोई परिवर्तन नहीं,
I2 cos फाई ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको यही बेहतर मतलब है, यही बेहतर है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज है, अगर अधिकतम संपोषी व्यतिकरण के लिए निकाला जाए ना, ये चीज अगर संपोषी के लिए निकालें, संपोषी व्यतिकरण के लिए, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता अधिकतम होगा, तो cos फाई फिर 1 हो जाएगा। जैसे ही cos फाई 1 हुआ, आई को जानते हैं क्या बनेगा, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2, ये बनेगा रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर बनेगा। समझ रहे हैं? और विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, यही cos फाई माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो I मिनिमम कितना हो जाएगा, I मिनिमम हो जाएगा रूट में I1 माइनस रूट में I2 और इसका होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण का मतलब क्या है, तीव्रता अधिकतम होना चाहिए। तो तीव्रता अधिकतम कब होगा, जब cos फाई अधिकतम होगा, और cos फाई का अधिकतम मान होता है 1। तो अगर हम जब 1 रख देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो क्या बचा देख लो, है ना, बचा केवल यहाँ तक। तो ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रहिए ना, यहाँ पर है, यह वाला यहाँ पर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट में I1, पता नहीं ये लोग कहते ना कर, प्लस रूट में I2 इसका होल स्क्वायर। अब विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होता है, न्यूनतम होता है। ताई का न्यूनतम मान किस पर डिपेंड करेगा, चाहे अधिकतम मान फाई पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि तीव्रता और आयाम कलांतर पर ही डिपेंड करता है। तो विनाशी व्यतिकरण में cos फाई का मान कितना जाएगा, -1, तो जब -1 रखेगा तो इसको माइनस न कर देगा, तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रूट में माइनस 2 रूट में I1 रूट में I2, समझ आ रहा है। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो यहाँ पर लिख दिया गया। तो ये हो गया परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक। तो परिणामी तीव्रता का सबसे अच्छा तरीका व्यंजक यह वाला है। चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2, एक ही बार रूट में लिख दीजिए, I1 I2, अब बाहर लिख दीजिए cos फाई, समझ आ रहा है। तो ये जो पूरा डेरिवेशन रहा, वो परिणामी तरंग का हम लोग समीकरण भी निकाल दिए, परिणामी तरंग का आयाम निकाल दिए, परिणामी तरंग के लिए तीव्रता निकाल दिए। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता कितना होगा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकल गया, और आयाम भी आपका मैक्सिमम और मिनिमम निकल गया, सारा चीज निकल गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यंग का द्विक रेखा छिद्र जो प्रयोग है, यंग का द्विक रेखा छिद्र डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो व्यतिकरण प्रतिरूप यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसी को पढ़ा जाएगा आगे। इसको समाप्त किया जाए।